ग्लोबल फाइनेंस मार्केट में अभी काफी बदलाव हो रहा है, खासकर यूएस ट्रेजरी मार्केट में। अमेरिका के दो सबसे बड़े कर्जदार जापान और चाइना यूएस बॉन्ड्स में अपने इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं और ये खबरों में छाया हुआ है। हालांकि मार्च 2025 में यूएस ट्रेजरीज की टोटल फॉरेन होल्डिंग्स रिकॉर्ड 9.5 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई, लेकिन इन एशियन देशों के एक्शंस कुछ और ही कहानी बताते हैं। चाइना लगातार अपना इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है। मार्च 2025 में उसने अपनी होल्डिंग्स घटाकर 747.4 बिलियन डॉलर्स कर दी, जो पिछले महीने 773 बिलियन डॉलर्स थी। ये सेलिंग ट्रेंड 2018 से ही दिख रहा है, मतलब ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। चाइना अपने इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल हालात को देखते हुए ये कर रहा है। जापान की सिचुएशन थोड़ी अलग है, लेकिन वो भी यूएस रिजर्व्स बेच रहा है। मार्च 2025 में उसकी टोटल ट्रेजरी होल्डिंग्स थोड़ी बढ़कर 13 ट्रिलियन डॉलर्स हो गई, जिससे वो सबसे बड़ा फॉरेन होल्डर बन गया। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। खबरें हैं कि जापान यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचकर उस पैसे को अपने देश में लगा रहा है, खासकर अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। ऐसा वो अपने बॉन्ड मार्केट को स्टेबल करने और अपनी करेंसी येन को सपोर्ट देने के लिए कर रहा है, जो इंटरनेशनल मार्केट्स में गिरती जा रही है। चाइना यूएस डेट कम क्यों कर रहा है? इसके कई कारण हैं, जो उसके इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल गोल्स से जुड़े हैं। एक बड़ा कारण है यूएस डॉलर पर ज्यादा डिपेंड होने का रिस्क कम करना, खासकर ट्रेड टेंशंस और फाइनेंशियल सैंक्शंस के खतरे को देखते हुए। इसके अलावा चाइना अपनी करेंसी रेनमिनबी को मजबूत बनाना चाहता है और इंटरनेशनल ट्रेड में इसका यूज बढ़ाना चाहता है। अप्रैल 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लगाए गए नए टैरिफ्स, खासकर चाइनीज गुड्स पर, ने चाइना को यूएस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से दूर चलने के लिए और भी मजबूत कर दिया होगा। जापान यूएस ट्रेजरीज बेचकर जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स (JGBs) खरीद रहा है। ये उसकी डोमेस्टिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की स्ट्रेटजी है। बैंक ऑफ जापान अपनी लूज मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेन करते हुए येन को गिरने से बचाना चाहता है। ऐसा करके जापान येन को गिरते वैल्यू को रोकना चाहता है, जिससे इंपोर्ट महंगा होता है और डोमेस्टिक इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाती है। ये मूव और गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाने की खबरें बताती है कि जापान वोलेटाइल ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में अपनी मॉनेटरी सॉवरेनिटी बढ़ाना चाहता है। चाइना और जापान जैसे बड़े देशों का यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स बेचना सिर्फ उनके पोर्टफोलियो में बदलाव नहीं है, इसका यूएस इकोनॉमी पर, खासकर इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन पर सीधा असर पड़ता है। जब ये देश यूएस बॉन्ड्स बेचते हैं, तो मार्केट में इन बॉन्ड्स की सप्लाई भी आंच जाती है। अगर डिमांड सेम रहे या उतनी न बढ़े, तो बॉन्ड्स की प्राइस कम हो जाती है। बॉन्ड प्राइसेस और यील्ड्स का उल्टा रिश्ता होता है, मतलब बॉन्ड प्राइसेस गिरने पर यील्ड्स या इंटरेस्ट रेट्स भी आंच जाते हैं, ताकि बायर्स अट्रैक्ट हो। यूएस इंटरेस्ट रेट्स पर यह अपवर्ड प्रेशर देखा जा सकता है। जैसे अप्रैल 2025 में यूएस ट्रेजरीज की भारी सेलिंग, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टैरिफ हाइक्स की वजह से हुई, ने 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स को 70 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 4.6% कर दिया। इससे पहले भी 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड मार्च 2025 में 4.88% से बढ़कर 4.25% हो गया था। यह दिखाता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के एक्शंस और डोमेस्टिक पॉलिसी अनाउंसमेंट्स का यूएस गवर्नमेंट के बोरोइंग कॉस्ट पर और बिजनेसेस और कंज्यूमर्स पर कैसा असर पड़ता है। बॉन्ड सेल्स से बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए बोरोइंग महंगा होने पर मॉर्गेजेस, कार लोन्स और बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं। बिजनेसेस अपने प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने के लिए बढ़ा हुआ कॉस्ट कंज्यूमर्स पर डाल देते हैं, जिससे गुड्स और सर्विसेज महंगे हो जाते हैं। अगर फेडरल रिजर्व को लगता है कि बढ़ते रेट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए खतरा है, तो वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज कर सकती है, जिससे इन्फ्लेशन और भी आंच सकती है। ज्यादा इन्फ्लेशन से कंज्यूमर्स की परचेसिंग पावर कम हो जाती है, जिससे वेजेस बढ़ाने की डिमांड होती है और इससे प्रोडक्शन कॉस्ट और भी आंच जाता है। ये वेज प्राइस स्पाइरल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स के लिए चिंता का विषय है। हालांकि मार्च 2025 में यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में फॉरेन नेट इनफ्लोज $6 बिलियन था, लेकिन चाइना जैसे देशों की सेलिंग अनसर्टेनिटी पैदा करती है। यूएस इकोनॉमी को इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लोज को मैनेज करते हुए स्टेबल प्राइसेस और सस्टेनेबल ग्रोथ मेंटेन करना होगा।
जापान और चाइना का यूएस बॉन्ड होल्डिंग्स बदलना यूं ही नहीं हो रहा है। ये ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस और राइवलरीज से जुड़ा है। 2025 की शुरुआत में दुनिया में कई टेंशंस हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, जिनका इंटरनेशनल सिस्टम पर गहरा असर है। ये वॉर्स अनसर्टेनिटी पैदा करते हैं, एनर्जी प्राइसेस बढ़ाते हैं, सप्लाई चेन्स तोड़ते हैं और देशों को अपनी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज और अलायंसेस पर फिर से सोचने पर मजबूर करते हैं। ऐसे में किसी दूसरे देश का ज्यादा डेट रखना रिस्क भरा हो सकता है। रीजनल टेंशंस भी इस सिचुएशन को और बिगाड़ते हैं, जैसे इंडिया और चाइना और इंडिया और पाकिस्तान के बीच के इश्यूज एक्टिव वॉर नहीं है, लेकिन रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पॉलिसीज को प्रभावित करते हैं। चाइना का यूएस ट्रेजरीज बेचना यूएस के पोटेंशियल फाइनेंशियल प्रेशर से बचने का तरीका हो सकता है अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ें। ग्लोबल लीडर्स के एक्शंस का इन इकोनॉमिक डायनामिक्स पर बड़ा असर होता है, जैसे फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इन्फ्लुएंस ट्रेड पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस पर अभी भी दिखता है। अप्रैल 2025 में उनके एडमिनिस्ट्रेशन के टैरिफ्स का यूएस ट्रेजरीज मार्केट पर सीधा असर पड़ा। यह दिखाता है कि पॉलिटिकल एक्शंस का दूसरे देशों के इकोनॉमिक रिस्पॉन्सेस पर कैसा असर होता है। खबरें हैं कि मिस्टर ट्रंप कई ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में पीस इनिशिएटिव्स प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर ऐसी इंटरवेंशन से टेंशंस कम होने के बजाय बियराज भी सकते हैं। ये इकोनॉमिक मैन्यूवर्स फाइनेंशियल रिटर्न्स के साथ साथ जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग और पावर प्रोजेक्शन भी है। जब चाइना यूएस डॉलर एसेट्स से दूर जाता है तो वो डॉलर के वर्ल्ड रिजर्व करेंसी होने को चैलेंज करता है। जापान का यूएस एसेट्स बेचकर येन को सपोर्ट करना भी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर्स का रिएक्शन है, जो जियोपॉलिटिकल कंपटीशन से प्रभावित है। इकोनॉमिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी का रिश्ता और गहरा होता जा रहा है और देश अपनी फाइनेंशियल पावर का यूज इंटरनेशनल रिलेशंस में कर रहे हैं, जिससे ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेज और अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। आगे देखते हुए चाइना जैसे देशों का यूएस बॉन्ड्स बेचना और जापान जैसे देशों का रिलोकेशन ग्लोबल इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स में बड़े बदलाव और वॉलेटिलिटी ला सकता है। अगर यूएस डेट की डिमांड बढ़ती सप्लाई के साथ नहीं बढ़ी तो यूएस के बोरोइंग कॉस्ट्स भी आ सकते हैं। इससे यूएस गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ सकता है और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है। यूएस को नए इन्वेस्टर्स ढूंढने होंगे या अपनी फिस्कल पॉलिसी बदलनी होगी। अगर और देश यूएस डॉलर से दूर जाने लगे तो डॉलर की ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में डोमिनेंस कम हो सकती है। इसका इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंस और इकोनॉमिक पावर बैलेंस पर गहरा असर होगा। ऑल्टरनेटिव रिजर्व करेंसीज या सेंट्रल बैंक्स द्वारा जारी डिजिटल करेंसीज का राइज इस ट्रेंड को और तेज कर सकता है। कोविड-19 केसेस का फिर से बढ़ना इंस्टेबिलिटी बढ़ा सकता है, इकोनॉमिक रिकवरी को स्लो कर सकता है और गवर्नमेंट्स के लिए पॉलिसी डिसीजंस और मुश्किल बना सकता है। इन डेवलपमेंट्स पर नजर रखना जरूरी है। इन्वेस्टर्स, बिजनेसेस और पॉलिसी मेकर्स के लिए इन बॉन्ड सेल्स के कारण और उनके पोटेंशियल इंपैक्ट को समझना जरूरी है। इसके लिए ट्रेजरी होल्डिंग्स के साथ साथ जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, ट्रेड पॉलिसीज और मेजर ग्लोबल प्लेयर्स के इंटेंशंस पर भी ध्यान देना होगा। डोनाल्ड ट्रंप जैसे लीडर्स के एक्शंस, खासकर ट्रेड और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर मार्केट सेंटिमेंट और दूसरे देशों की इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज को प्रभावित करते रहेंगे। जापान और चाइना के इकोनॉमिक मैन्यूवर्स एक बदलती दुनिया की निशानी है। देश अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी बढ़ाने, डोमेस्टिक वल्नरेबिलिटीज मैनेज करने और कम्पिटिटिव ग्लोबल लैंडस्केप में अपनी पोजीशन मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं। बॉन्ड मार्केट शिफ्ट्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ट्रेड एक्शंस और हेल्थ क्राइसिस के कॉम्बिनेशन से आगे का रास्ता मुश्किल होगा। स्टेबिलिटी के लिए प्रूडेंट मैनेजमेंट और इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूरी है।